डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं पीजीटी प्रवक्ता चयन परीक्षा यूपी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान या सिविक्स का प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आपके आगामी पीजीटी, यूपी पीजीटी, खासकर यूपी पीजीटी और अन्य राज्यों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसी क्वेश्चन के बेस पर, उसी पैटर्न पर, उसी डिफ़िकल्टी लेवल पर ये सेट भी तैयार किया गया है। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और अपने एग्ज़ाम की बेहतर रणनीति के साथ तैयार कीजिए। किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पुराने क्वेश्चन पेपर को अवश्य सॉल्व करें और साथ ही लगातार प्रैक्टिस करते रहें। तो उसी क्रम में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आज सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये है यूपी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या नागरिक शास्त्र, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5। सॉरी, पहला क्वेश्चन है, राज्य की प्रकृति और उसके कार्यों की उदारवादी अवधारणा को सर्वाधिक सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने वाला कौन है? तो वो है, इसमें से आपका देखिए, राज्य की प्रकृति और उसके कार्यों की उदारवादी अवधारणा को प्रश्न पूछ रहा है, उदारवादी अवधारणा को सर्वाधिक सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने वाला कौन सा विचारक है? तीन सब में बेहतर विचारक जो है आपका बेंथम है, जेरेमी बेंथम। क्योंकि इसमें ये भी हो सकता है जॉन लॉक उदारवाद का जनक है, लेकिन उसके राज्य के कार्यों को सर्वाधिक सुस्पष्ट पूछ रहा है। तो उदारवाद का जनक तो लॉक हो सकता है, लेकिन इसका सुस्पष्ट और जो सटीक आंसर है वो जेरेमी बेंथम है, जो कि उपयुक्तवाद का जनक माना जाता है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? प्लेटो, अरस्तु, गार्नर या मैकियावली? तो राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका मैकियावली के द्वारा किया गया और यही आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक है, क्योंकि इसने धर्म और राजनीति को पृथक करने का सर्वप्रथम साहस किया, कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने राज्यों का वर्गीकरण गणतंत्र, कुलीन तंत्र तथा राजतंत्र में किया? तो मॉन्टेस्क्यू ने राज्यों का वर्गीकरण गणतंत्र, कुलीनतंत्र और राजतंत्र में किया। ऑप्शन डी सही होगा, मॉन्टेस्क्यू, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर इसकी फेमस पुस्तक है। और स्पिरिट ऑफ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या सेपरेशन ऑफ पावर इसके द्वारा दिया गया फेमस सिद्धांत है और इसकी फेमस पुस्तक जो है स्पिरिट ऑफ द लॉ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्यों के संबंध में बाधाओं को बाधित करना कहा है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कीजिए। तो राज्य के कार्यों के संबंध में बाधाओं को बाधित करना यानी हिंड्रेंसेस ऑफ हिंड्रेंसेस, ये कथन आपका टीएच ग्रीन का है। ऑप्शन डी सही होगा। डियर स्टूडेंट, ये जो हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र या अन्य राज्यों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। और याद रहे, इसमें 125 क्वेश्चन हैं, इसमें 125 आपके जैसे एग्जाम में पूछा जाता है उसी पैटर्न पर आधारित है। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और वीडियो को देखिए और चैनल पर बने रहिए। और भी प्रैक्टिस सेट है, आप उसको चैनल पर विजिट करके देखते रहिए लगातार, ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य से मेल नहीं खाता है? तो कल्याणकारी राज्य से मेल कौन सा नहीं खाता है? देखिए, सभी नागरिकों के लिए संतोषजनक जीवन स्तर, ये आपका वेलफेयर स्टेट का सिद्धांत है। कमजोर वर्गों जैसे बूढ़े लोगों का संरक्षण, ये भी कल्याणकारी राज्य का कार्य। निःशुल्क तथा स्वास्थ्य संबंधी सहायता, ये भी है कल्याणकारी राज्य का कार्य। निजी संपत्ति के अधिकारों की समाप्ति, ये नहीं मेल खाता कल्याणकारी राज्य से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति है? यानी राज्य की उत्पत्ति में उदारवादी सिद्धांत किस सिद्धांत से सहमत रखता है या किस सिद्धांत की वकालत करता है? तो उदारवादी सिद्धांत जो है कहता है सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से वो अपना सहमति रखता है। कौन सा? उदारवाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्त संबंध समाज का सृजन करता है और समाज अंततोगत्वा राज्य का उपरोक्त सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सीधा सीधा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है, समाज राज्य का निर्माण करता है, ये कथन आपका मैकाइवर का है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है,
हॉब्स के राजनीतिक सिद्धांत में समझौता का स्वरूप कैसा था? यानी जो राज्य का सामाजिक समझौता सिद्धांत है, समझौते का किस प्रकार का समझौता था? एक पक्षीय था, द्विपक्षीय था या बहुपक्षीय था? तो उसका जो स्वरूप है हॉब्स के समझौते का एक पक्षीय है, उसमें समझौते में संप्रभु किसी प्रकार से उसका भागी नहीं है, केवल ये जनता ने आपस में समझौता किया है, तो एक पक्षीय है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हॉब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों का समन्वयकर्ता माना। इसमें वह उपयुक्तवादी विचारों का अग्रगामी है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका कार्ल वेपर का है। ये ऑप्शन बी सही होगा, वेपर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामाजिक समझौता यानी सामाजिक संविदा के सिद्धांत को नए रूप में पुनर्जीवित किसने किया है? यानी आधुनिक रूप में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को किसने पुनर्जीवित किया? तो जॉन रॉल्स हैं, ऑप्शन ए सही होगा, जॉन रॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानवीय कार्यों को आत्म संबंधी एवं अन्य संबंधी के रूप में किसने वर्गीकृत किया? यानी स्व विषयक और पर विषयक के रूप में किसने विभाजित किया? तो ये काम किया आपके जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जेएस मिल ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, सामाजिक समझौता का सिद्धांत यानी सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से प्रयत्न करता है, किस चीज़ का प्रयत्न करता है? जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है कि राजनीतिक दायित्व के आधार पर व्याख्या करने का अधिकार हो या सामाजिक समझौता सिद्धांत जो मुख्य रूप से क्या करता है? राजनीतिक दायित्व के आधार पर राज्य की व्याख्या करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजनीति सिद्धांत में ग्रीन का योगदान क्या था? क्योंकि ग्रीन आपका एक आदर्शवादी विचारक है, याद रहे आपको। तो ग्रीन का जो योगदान है वो आपका राज्य को मानव विकास की सामाजिक अवस्थाएं निर्माण करने वाले एक अभिकरण के रूप में स्वीकार करता है। ग्रीन जो आपको उदारवादी आदर्शवादी विचारक है, इसलिए वह राज्य को असीमित अधिकार नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने कहा लोक कल्याणकारी राज्य दान का विषय नहीं अधिकार का विषय है? ये भी क्वेश्चन आपका बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये कथन आपका एडी आशीर्वादम के द्वारा कहा गया, ऑप्शन ए सही हुआ कि लोक कल्याणकारी राज्य दान का विषय नहीं अधिकार का विषय है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वास्तविक और कानूनी संप्रभुता किस प्रकार की होती है या उनमें क्या संबंध है? तो वास्तविक और कानूनी संप्रभु जो है आपके दोनों एक साथ रह सकते हैं। वास्तविक तथा कानूनी संप्रभुता दोनों एक साथ रह सकते हैं, दोनों को विपरीत नहीं होते, शक्ति के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते और इनके दूसरे से कोई संबंध भी नहीं होता है। ये डिसमैच है, ऑप्शन ए बेहतर सटीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता शब्द के स्थान पर सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग करता है? तो संप्रभुता शब्द के स्थान पर सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करने वाला विचारक जो है आपका जॉन लॉक है। वो अपने सिद्धांत में सामाजिक समझौते के सिद्धांत में संप्रभु शब्द का प्रयोग नहीं करता बल्कि सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 17 विधि के क्षेत्र में अनुचित आदेश जैसा कुछ नहीं है, यानी जो विधि है वो सब कुछ सही है, उचित है, उसमें कोई अनुचित की बात ही नहीं होती है। ये कथन किसके इंगित करता है, किस प्रकार की व्यवस्था को इंगित करता है? तो ये आपका जो संसदीय संप्रभुता है, लोक संप्रभुता, ऑप्शन ए सही होगा कि विधि के क्षेत्र में अनुचित आदेश जैसा कुछ नहीं है। ये आपका लोक संप्रभुता की बात करता है, ये वकालत करता है। जैसे कि रूसो विधि को सामान्य इच्छा की व्यक्ति माना जिसका निर्माण व्यक्तियों के सामान्य कल्याण की दृष्टि से होता है, और रूसो के अनुसार यह है कि इच्छा जो है सदैव उचित होती है तथा लोक कल्याण को ध्यान रखती है। तो इसलिए रूसो को हम लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता कौन था? यानी संपत्ति के श्रम सिद्धांत का सर्वप्रथम व्याख्या किसने किया? तो आप सभी को पता है संपत्ति के श्रम सिद्धांत की बात करने वाला जॉन लॉक है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है नागरिकों को कार्य का अधिकार है, उसे जीवित रहने के साधनों की पहुंच के बाहर छोड़ने का अभिप्राय है, उसे उस चीज से वंचित करना जिसमें उसके अपने व्यक्तित्व की उपलब्धि संभव है। ये भी बेहद महत्वपूर्ण कोट है आपका।
तो इसका आंसर होगा हेराल्ड जोसेफ लास्की, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत है? बताइए। तो ऐतिहासिक सिद्धांत, समाज कल्याण सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत या आदर्शवादी सिद्धांत? तो अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत आपका प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां स्वतंत्रता की रक्षक हैं? यानी कौन कौन सी चीज़ जो हैं, कौन कौन सी स्थितियां हैं जिससे आपकी स्वतंत्रता की सुरक्षा या गारंटी प्रदान होती है? तो आइए देखिए, एक तो आपका लिखित संविधान है, निष्पक्ष निर्वाचन कोई चोर नहीं, इससे आपकी स्वतंत्रता की रक्षा हो। मौलिक अधिकार पत्र है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, यानी एक लिखित संविधान, मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से ही आपकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है, यानी ऑप्शन नंबर 134 यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मार्क्स के अनुसार वर्ग का आशय लोगों के किस समूह से है? तो मार्क्स के अनुसार वर्ग का जो आशय है लोगों के उन समूह से जिनका आर्थिक व्यवस्था में एक सा स्थान है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया? तो जितने यूनानी विचारक थे वो न्याय के नैतिक पहलू पर बल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य सामाजिक विकास प्रक्रिया की एक निश्चित अवस्था की उत्पत्ति है, यह किसका कथन है? तो ये कथन आपका एंजल्स का है, ऑप्शन सी है। आप इसको अच्छे से याद कीजिए, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ था? तो मार्क्स का जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सन 1848 में प्रकाशित हुआ। और याद है जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स और एंजल्स ने दोनों साथ में लिखा था। और एक और चीज़, जो मार्क्स की रचनाएं हैं, उसकी जितनी भी रचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनको आप कालक्रम में, यानी कौन सी रचना पहले उसके द्वारा लिखी गई, तो उसको आप कालक्रम के अनुसार याद कर लें, क्योंकि वो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मार्क्स के दास कैपिटल के बारे में किसने कहा था कि यह अप्रासंगिक पुस्तक है जो विचार में न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है अपितु आधुनिक विश्व के लिए रुचिकर अथवा प्रयोग के योग्य नहीं है? किसने कहा? तो ये करता लॉर्ड क्यूज ने कहा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थक था, प्रबल समर्थक था? कौन? तो जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक था। क्वेश्चन नंबर 28 है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो थॉमस हेयर ने इस व्यवस्था को सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया। इसी को हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक था? ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सिजविक इसमें से होगा, इसमें सिजविक है वो आपका महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन एक जीन लॉन्डेल के सामुदायिक दबाव समूह के वर्गीकरण का एक उपवर्ग है? तो संस्थात्मक दबाव समूह, जो आपका इंस्टीट्यूशनल जो प्रेशर ग्रुप है, एसोसिएशनल है, नॉन एसोसिएशनल है और एनामिक और इंस्टीट्यूशनल, 4 प्रकार के दबाव समूह की बात करता है जीन लॉन्डेल। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किया है? तो राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण करने वाले आपके सैमुअल जे एल्डरस्वेल्ड है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से एक सार्टोरी के राजनीतिक दलों के वर्गीकरण का आधार नहीं है? तो जो आपका सार्टोरी है वो दलीय व्यवस्था को वर्गीकरण के त्रिमुखी आधार का प्रतिपादन करता है। और जो आपका जो ट्री डायमेंशनल या त्रिमुखी जो आधार है उसमें एक आपका राजनीतिक दलों की भूमिका और राजनीतिक दलों की विचारधारा की प्रकृति और राजनीतिक दलों में विखंडन की मात्रा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका
राजनीतिक दलों को वर्गीकरण का आधार जो है आपका राजनीतिक दलों के कार्य नहीं, बाकी तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे संविधान के आवश्यक तत्व हैं? तो निम्न में से आप इसको ऑप्ट कीजिए आउटपुट के माध्यम से, देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा जो अच्छे संविधान की विशेषताएं बताते हैं। तो एक सुनिश्चितता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, संक्षिप्तताएं होनी चाहिए और नमनीय और कठोरता दोनों का मिश्रण होना चाहिए। नहीं ज़्यादा लचीला, नहीं ज़्यादा कठोर होना चाहिए और परंपराओं पर नहीं होना चाहिए। इसमें ज़्यादा जो आवश्यक है आपका ऑप्शन बी सही होगा, 1 2 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, संघात्मक शासन व्यवस्था का किसे विशेषज्ञ माना जाता है? तो संघात्मक शासन का जो आपका विशेषज्ञ हो के.सी. वेयर है, जो कि भारतीय संघीय व्यवस्था के उन्होंने अर्ध संघात्मक कहा था, क्वेसी फेडरल कहा इंडियन फेडरलिज्म को। क्वेश्चन नंबर 35 है, दुष्परिवर्तनशील संविधान वह है जो, यानी जो आपका क्या नाम है, जल्दी या कठिन जो संविधान है वो कौन सा है, किस प्रकार का संविधान है जिसको हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते या उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, उसको हम दुष्परिवर्तनशील संविधान बोलते हैं। तो कौन सा है वो, कि वह है जो दुष्परिवर्तनशील संविधान वह है जो सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया से संशोधित नहीं होता है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान पर जो सर्वाधिक प्रभाव डाला था वो था भारत शासन अधिनियम 1935। ये भी आपका क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से किस वाद में सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। इसी वाद में 1992 जो हुआ मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, इसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 व 18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया है? तो ये आपका होगा सामाजिक समानता को, ऑप्शन बी सही होगा, जो कि 17 अनुच्छेद जो 17 है अस्पृश्यता का उन्मूलन है और 18 उपाधियों का इसे सामाजिक समानता को प्राप्त करने का प्रयास किया आपके संविधान निर्माताओं ने। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के निवारक निरोध के संदर्भ में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए उनमें से कौन से सही हैं। नीचे दिए कोड के माध्यम से आपको सही उत्तर चुनना है। तो जो सही कथन है आपका, देखिए इसमें कि भारतीय संविधान सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्मित संसद को निवारक निरोध विषयक विधि बनाने के लिए अधिकृत करता है, और एक सही है। दूसरा, निवारक निरोध के अंतर्गत निरोधित व्यक्ति के ऊपर एक निश्चित अवधि के पश्चात मुकदमा चलाना आवश्यक है। इक्वल वो अवधि बढ़ती रहती है, ये आपका सही नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन 3 देखिए, निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी के आदेश के विरुद्ध प्रतिनिधित्व का अवसर दिया जाना चाहिए। ये आपका सही होगा। 4, सामान्य रूप से निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम 2 माह तक बंदी बनाए रखा जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, वो बार बार बढ़ता रहता है। तो भी गलत है, यानी 1 और 3 सही हुआ, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्य के नीति निर्देशक और मौलिक अधिकारों के बीच विवाद का सर्वप्रथम प्रश्न उठा था, यानी किस मामले में राज्य के नीति निर्देशक और मौलिक अधिकारों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ? तो ये आपका था चंपकम दुराई राजन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा जो आपका प्रस्तावना है और नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसमें आर्थिक न्याय को संविधान द्वारा लक्ष्य घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42,
क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट करने की संस्तुति की? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उसी की सिफारिश पर आपका भारतीय संविधान में ये शामिल किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, ये आपका जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ उसी में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 43, मौलिक कर्तव्यों का विचार प्राप्त किया गया है, यानी मौलिक अधिकारों को हम किस देश से प्राप्त किया, ये उधार लिया, किस देश की प्रेरणा से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य जो है आपके सोवियत समाजवादी गणतंत्र राज्य के संविधान से प्रेरित हैं। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999 किस संशोधन से संबंधित है? तो ये आपका लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। कौन सा? 79वां संविधान संशोधन 1999। क्वेश्चन नंबर 45 है, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है, यानी इस प्रक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं? जो कि भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है तो उसको हम एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं। ये आपकी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया जो कि महाभियोग की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का क्या अर्थ है? ये भी आपका बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो शून्यकाल का तात्पर्य है कि प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे गए दूसरे कार्य के बीच का काल। ऑप्शन डी सही होगा। ये प्रश्नकाल के बाद ही पूछा जाता है, शून्यकाल आता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार होती है। अब्राहम लिंकन द्वारा ये भाषण निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया था? देखिए ये भी आपका एक क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये भाषण जो दिया गया था आपका गेट्सबर्ग में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है? तो भारत में जो न्यायिक सक्रियता है यानी जुडिशियल एक्टिविज्म है वो आपकी PIL यानी जनहित मुकदमों से है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन से दो अनुच्छेद भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति विभाजन को विनियमित करते हैं? यानी जो आपका केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन जो है किस अनुच्छेद या किस नियमों के किस अनुच्छेद के तहत उसमें विभाजन किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 245 और 246 के माध्यम से राज्यों के बीच शक्ति विभाजन को विनियमित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों में 30% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, अमेरिकी संघीय व्यवस्था के शक्ति विभाजन में गणना व अवशेष का सिद्धांत संबंधित है। तो गणना व अवशेष का सिद्धांत अमेरिकी संविधान में किससे संबंधित है? तो आपका संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मनोनीत होता है, चयनित होता है या निर्वाचित होता है या नियुक्त होता है? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री दोनों ही नियुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? तो निर्वाचन आयोग जो कि अनुच्छेद 324 में है वो किसी के अधीन नहीं है, वो संवैधानिक संस्था है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से किसी के अधीन नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद पर कब तक रह सकता है, कितने वर्ष तक, यानी उसका कार्यकाल क्या है? तो अपने पद पर 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो तब तक अपने पद पर बना रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, इसको मैच करना है आपको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय हैं एक तरफ, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। तो जो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं उनकी जो पुस्तक है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ये राजेंद्र प्रसाद हैं। और जो
महात्मा गांधी हैं। और लाला लाजपत राय यंग इंडिया लिखे, इस पुस्तक के रचनाकार यंग इंडिया हैं। और द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है वो आपकी सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। और इंडिया विंस फ्रीडम ये मौलाना आज़ाद की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। पॉलिटिक्स में निम्नलिखित में से किसका सही कौन सम्मिलित नहीं है? पॉलिटिक्स ऑस्टिन नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पॉलिटिक्स रचना है आपकी प्लेटो नहीं, अरस्तु की रचना है। पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है, ये आपका पहला ही ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। बाकी लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ये ग्रीन की रचना सम्मिलित है, लेवियाथन हॉब्स की और लॉज प्लेटो की है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? अल्पतंत्र का लौह नियम, रॉबर्ट मिशेल। इसमें माइकल लिखा है लेकिन उनका नाम है रॉबर्ट मिशेल। ये आपका सम्मिलित है, उन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का सिद्धांत दिया। सामाजिक अभियंत्रण यानी सोशल इंजीनियरिंग कार्ल पॉपर ने दिया। लोकतांत्रिक आत्मनियंत्रण ये लेने की बात नहीं है, ये आपका डिसमैच है। और सत्ता का औचित्यपूर्ण प्रकार ये मैक्स वेबर का है। तो यानी इसका आंसर जो सम्मिलित नहीं है ऑप्शन सी सही होगा। तो आपका ले रहे हैं लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की बात करता है, न कि आत्मनियंत्रण का। लेनिन जो है डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की बात करता है। 58 है, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व किसमें पाए जाते हैं? तो राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक जो सिद्धांत हैं किसमें पाए जाते हैं? तो रक्त संबंध में, धर्म में, युद्ध में और राजनीतिक चेतना में पाए जाते हैं आपके राज्य के ऐतिहासिक सिद्धांत, जो कि सबसे पहला रक्त संबंध, फिर धर्म, फिर युद्ध हुआ, फिर राजनीतिक चेतना के आधार पर राज्य का निर्माण होता है, ऐसा ऐतिहासिक सिद्धांतकारों का मानना है। क्वेश्चन नंबर 59 है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक व्यवस्था के निवेश कार्य में सम्मिलित नहीं है? तो राजनीतिक कार्य में जो आपका सम्मिलित नहीं है वो है आपका राजनीतिक विकास। उसमें आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन यानी राजनीतिक संप्रेषण है, हित स्पष्टीकरण और हितों का समूहन और राजनीतिक समाजीकरण ये है, लेकिन राजनीतिक विकास इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन राजनीति शास्त्र के अध्ययन का परंपरागत उपागम है? तो राजनीति शास्त्र के अध्ययन का परंपरागत उपागम जो है आपका वो व्यवस्था उपागम है, सिस्टम अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 61 है, राजनीतिक समाज में मूल्यों की सत्तात्मक आवंटन से संबंधित है, यानी राजनीति है वो मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन। ये कथन किसके द्वारा दिया गया? तो ये कथन आपका डेविड ईस्टन के द्वारा कहा गया। यह कहता है कि जो राजनीति है मूल्यों के आधिकारिक आवंटन है। क्वेश्चन नंबर 62 है, किसके विचार में राज्य की छोटी परिधि सामाजिक विकास में व्यवधान बन जाती है? किसके विकास में या किसके अनुसार? तो जो राज्य के जो छोटी परिधि है सामाजिक विकास में व्यवधान बन जाती है, ये कौन कहता है? तो ये कहने वाले जो विद्वान है वो लॉर्ड एक्टन है। क्वेश्चन नंबर 63 है, कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है, यानी कल्याणकारी जो वेलफेयर स्टेट है किसका मिला जुला रूप है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है आपका, इसको अच्छे से नोट कीजिए और याद कीजिए और इस चीज़ को समझ लीजिए। तो कल्याणकारी राज्य जो है वो किसका मिला जुला रूप है? उदारवाद और समाजवाद का मिला जुला रूप है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, राज्य के प्रभावकारी कार्य का क्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना प्रतीत होता है। यह कथन उपरोक्त कथन का संबंध किस सिद्धांत से है? तो ये जो सिद्धांत आपका उदारवाद से, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, राज्य को सकारात्मक रूप से प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए और केवल गैर जबरदस्ती वाले सेवा कार्य करने चाहिए। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका F.A. हेयक का है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, संप्रभुता की सत्ता पर निम्न में से कौन सा एक प्रतिबंध जीन बोधा स्वीकार करता है? तो कई प्रकार के संप्रभुता पर बंधन लगाता है, उसी में से एक जो बंधन है आपका प्रकृति और ईश्वर के कानून जो है उसे संप्रभुता बाधित होता है। यह जो
प्रभुसत्ता उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से किसने राज्य के कार्यों को सृजनात्मक एवं निषेधात्मक में विभक्त या विभाजन किया है? तो आपका J.S. मिल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जॉन स्टुअर्ट मिल। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस निम्न कथनों में से कौन सा कथन राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणपरक संबंध के रक्षार्थ हुई है, ऑप्शन सी सही होगा। ये मार्क्सवादी विचारधारा से सम्मिलित विचारधारा है। क्वेश्चन नंबर 69 है, मैकाइवर के अनुसार राज्य के क्या कार्य होने चाहिए? तो मैकाइवर के अनुसार राज्य के जो कार्य हैं व्यवस्था, सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, राज्य का कार्य नैतिकता की अभिवृद्धि करना नहीं परंतु सद्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। ये कथन किसका है? देखिए, तो ये जो आपके 9 प्रत्ययवादी यानी 9 आदर्शवादी हैं उनका है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, लास्की ने संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की अनेक आधारों पर आलोचना की है, निम्नलिखित में से कौन सा आधार उनमें से नहीं है? तो आधार आपका लास्की जो है संप्रभुता को ऐतिहासिक आधार पर आलोचना करता है और वैधानिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर, लेकिन वो आर्थिक आधार पर इसकी आलोचना नहीं करता, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से किस एक वक्तव्य में बहुलवाद अंतर्निहित है? देखिए आप, तो किसमें अंतर्निहित है? क्योंकि समाज संघात्मक है इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुलवादी जो है कहते हैं उनका समाज संघात्मक होने के नाते सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए, यानी वो एक केंद्रीकृत सत्ता के विरोधी हैं। कौन? बहुलवादी। संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा प्रधानता स्वीकार करती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, तो इसका आंसर होगा स्थापित विधि की, एकलवादी जो अवधारणा है संप्रभुता की वो स्थापित विधि की वकालत करती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, किसने निरंकुश एकलवाद तथा ठोस एकलवाद को विभेदित किया? यानी निरंकुश एकलवाद या ठोस एकलवाद में किसने विभाजन या अंतर किया? तो है आपके मैमॉन्ट, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ है? क्या है मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ? तो इतिहास की आर्थिक व्याख्या से संबंधित है मार्क्सवाद का ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, कानून असीम संप्रभुता संपन्न के निर्देश के व्यक्ति नहीं है, वह सामाजिक सुदृढ़ता की व्यवस्था है। यह विचार किसका है? तो यह विचार किसका है? तो डिग्वी का है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, राजनीतिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक समाजवाद जो है आपका समानता पर आधारित समाज की स्थापना है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को किसने समाजवाद की राज्यवादी मिथ्या कहा है? तो किसने कहा है? स्टोजनिक ने कहा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, आधुनिक व्यक्तिवाद स्वतंत्रता की मांग करता है, किसके लिए? तो आधुनिक जो व्यक्तिवाद है स्वतंत्रता की मांग किसके लिए करता है? वो आपके समूह के लिए मांग करता है आधुनिक व्यक्तिवाद। क्वेश्चन नंबर 80 है, एक समसामयिक मार्क्सवादी विचारक जिसने मार्क्सवाद के मानवता सिद्धांत को चुनौती दी और उसकी संरचनात्मक व्याख्या पर बल दिया था, वह कौन था? तो वह आपके कौन थे? तो वह आपके लुई अल्थ्यूजर थे, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है? तो उदारवाद का जो मूल सिद्धांत है, बेसिक कंसेप्ट है आपका व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, किसका विश्वास था कि अराजकतावाद मनुष्य के नैतिक विकास का प्राकृतिक लक्ष्य है? तो ऐसा मानने वाले आपके लियो टॉल्स्टॉय थे, जिनसे आपके महात्मा गांधी जी प्रेरित थे। क्वेश्चन नंबर 83 है, ब्रिटेन की बेवरेज रिपोर्ट ने किस सिद्धांत का समर्थन किया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से याद कीजिए। तो जो ब्रिटेन की बेवरेज रिपोर्ट है वो राज्य की कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सिद्धांत
किस चीज़ की बात करते हैं, किस चीज़ की वकालत करते हैं या इसका क्या तात्पर्य है। तो अधिकतम व्यक्तियों का जो अधिकतम सुख का सिद्धांत है, व्यक्तियों की गणना यानी कैलकुलस का निरूपण करता है, जो व्यक्तियों के अधिकतम सुख में सामंजस्यता लाकर सुख के कुल योग का निर्धारण करता है। और याद रहे, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम जो सुख है उसका पैरोकार या उसका जो सिद्धांतकार है जन्मदाता है आपका कौन है, जेरेमी बेंथम। क्वेश्चन नंबर 85 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकफर्सन को स्वतंत्रता की एक नवीन विचार के प्रतिपादक के रूप में माना जाता है। तो ये विचार कौन सा है, तो सीवी मैकफर्सन का जो सिद्धांत है वो ये है कि सृजनात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 हुआ, उदारवादी जनतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना अनिवार्य है। तो उदारवादी जनतंत्र के लिए ये सबसे जरूरी शर्त है कि उसमें राजनीतिक दल हों। क्वेश्चन नंबर 87 है, किसके अनुसार प्रजातंत्र काले रक्षकों का कुलीन तंत्र है। तो ये आपका टेरलैंड कहता है कि काले रक्षकों का कुलीन तंत्र है लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 88 है, सीले, ऑस्टिन, लिंकन एवं डाइसी के अनुसार प्रजातंत्र का विचार कैसा है। तो उनके अनुसार जो है प्रजातंत्र सरकार का एक स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 89 है, स्वतंत्रता के 3 प्रकारों के बीच बार्कर ने किसमें विभेद किया, जो कि हैं यानी 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात बार्कर करता है, वो कौन कौन से हैं। तो है एक तो नागरिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है और आर्थिक स्वतंत्रता है, और इसमें एक और वो जोड़ता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 90 है, डियर स्टूडेंट, फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई नई वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और सबसे बड़ी बात, आप जो सॉल्व कर रहे हैं वो पीजीटी सिविक्स नागरिक शास्त्र राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, और ये खासकर पीजीटी स्तर के लिए बनाया गया है। इसमें एग्जाम पैटर्न के आधार पर जिसमें 125 क्वेश्चन शामिल होते हैं, तो इसमें भी 125 क्वेश्चन शामिल हैं, और जो डिफ़िकल्टी लेवल है लगभग थोड़ा सा अप डाउन है, उसी करीब है, तो उसी पैटर्न पर सेट को तैयार किया गया। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस हिसाब से क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो इसलिए आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लगातार वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उनको सॉल्व करके अपनी तैयारी पक्की कीजिए और अपनी सफलता की ओर अग्रसर रहिए। क्वेश्चन नंबर 90 है, भेद सिद्धांत यानी रॉल्स का न्याय सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। भेद सिद्धांत रॉल्स के जो न्याय सिद्धांतों से क्या तात्पर्य है, उससे तात्पर्य कि आय और संपदा की असमानताएं उसी स्थिति में उचित मानी जा सकती हैं यदि वे न्यूनतम लाभान्वित के लिए अधिकतम लाभकारी हों। ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 91 है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए, तो इसमें सही रूप से सुमेलित है संपत्ति उपकरण के रूप में, कौन कहता है, अरस्तु कहता है, यही एक सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 92 है, किनके नाम संपत्ति के आदर्शवादी विचार से संबंधित हैं। तो ग्रीन और कांट, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्न विचारकों में किसने प्राकृतिक अधिकारों को मनोवैज्ञानिक रूपक के साथ मिलाया। क्वेश्चन नंबर 93, तो इसका आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी। हर्बर्ट स्पेंसर ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक रूपक के साथ मिलाकर प्रस्तुत किया, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, लास्की के अनुसार निम्न में से कौन से एक अधिकारों के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण शर्त है। तो जो अधिकारों के उपयोग के लिए जो महत्वपूर्ण शर्त है वो है आपकी राज्य को विकेंद्रित होना चाहिए, यानी राज्य को डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, उसकी शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से किस विचारक ने राजनीतिक क्षय यानी पॉलिटिकल डिके का सिद्धांत प्रतिपादन किया। तो पॉलिटिकल डिके यानी राजनीतिक अपक्षय का जो सिद्धांत दिया गया वो SP सैमुअल P हंटिंगटन के द्वारा दिया गया, ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 96 है, राष्ट्र एक धर्म है जो ईश्वर प्रदत्त है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका श्री अरविंद घोष का है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो लोहे की जंजीरों में जकड़ा नहीं है, न जेल में बंदी है, न दंड के भय से एक दास की भांति आतंकित है, चील की भांति उड़ान न भर सकने या वेल की भांति तैर न सकने को स्वतंत्रता का अभाव नहीं कहा जा सकता। हेल्वेटियस, यह अवधारणा स्वतंत्रता की क्या है, किस बात की वकालत करती है यह अवधारणा स्वतंत्रता की? तो देखिए, स्वतंत्रता की ऐसी आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के अवरोधों का अभाव मानती है जो व्यक्ति क्रिया में बाधा डालते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित अवधारणाओं के विषय में ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण कीजिए। यानी ग्रीन जो है किस चीज़ को सबसे पहले प्राथमिकता देता है? तो सबसे पहले चेतना को देता है, फिर स्वतंत्रता, फिर अधिकार और लास्ट में राज्य। तो इस हिसाब से 1 4 3 2 यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, किसने राज्य को मानव मस्तिष्क का बृहद रूप कहा है? तो आप सभी पता है कि वो राज्य है व्यक्ति का बृहद रूप है, ये कथन प्लेटो के द्वारा दिया गया जो कि अरस्तु का गुरु था, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, वह कहता है कि ज्ञानवर्धक अराजकतावाद की स्थिति जहाँ हर कोई स्वयं अपना शासक है, वह कौन है? तो वह आपके कौन है? तो वह आपके प्रिंस क्रोपटकिन, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 101, उसका सामाजिक अनुबंध विधेयक की विजय का प्रमाण है न कि ठोस आवश्यकता का, यह कथन किसके विषय में सही है? ये कथन लॉक के कथन के विषय में सही है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉब्स पर लागू नहीं होता है? तो जो हॉब्स पर लागू नहीं होता वह लोग अपना शासक नियुक्त कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। जब एक बार समझौता हो जाता है तो अपना शासक नियुक्त नहीं करते हैं, बल्कि वो आपस में समझौता करते हैं। एक पक्षीय समझौता है, उस शासक को नियुक्त करने का अधिकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103 है, ग्रीन के मतानुसार स्वतंत्रता के मार्ग में 3 सबसे बड़ी बाधाएं कौन कौन सी हैं? 3 जो सबसे बड़ी बाधाएं हैं आपकी, एक तो अनभिज्ञता है, दरिद्रता है और नशाखोरी है। स्वतंत्रता के मार्ग में जो सबसे बड़ी 3 बाधाएं हैं वो अनभिज्ञता, दरिद्रता और नशाखोरी। क्वेश्चन नंबर 104, मैकफर्सन ने लॉक की प्राकृतिक अवस्था को क्या कहा है? तो मैकफर्सन ने लॉक की प्राकृतिक अवस्था को प्राकृतिक शांति अवस्था कहा है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करने में अज्ञान का आवरण या अज्ञान का पर्दा या विल ऑफ इग्नोरेंस की संकल्पना का प्रयोग किसने किया? तो अज्ञान का पर्दा या अज्ञान का आवरण की जो बात है वो जॉन रॉल्स ने किया। क्वेश्चन नंबर 106, विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि शब्द का क्या अभिप्राय है? तो विधि शब्द का जो अभिप्राय है प्राकृतिक विधि है। क्वेश्चन नंबर 107 यानी 107, संसदीय शासन प्रणाली में क्या है? संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका संवैधानिक अध्यक्ष और वास्तविक अध्यक्ष में विभाजित होती है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 108, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? यानी संघात्मक शासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो है आपका संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 109, संघवाद एक ऐसी राजनीतिक समझौता है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ सारे राष्ट्र की एकता को भी सुनिश्चित किया जाता है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका है एवी डाइसी का, जो रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 110 है, मकाले लैकी मैन में क्या समानता है? यानी मकाले लैकी मैन में समानता है कि वह हैं क्या? तो वो महिला मताधिकार का विरोध करने वाले हैं, मकाले लैकी मैन, थॉमस पेन, ये सब, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 111 111, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के प्रथम प्रतिपादक कौन है? तो थॉमस हेयर हैं, क्योंकि इन्हें इसको हेयर प्रणाली भी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने इसका प्रतिपादन किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। मतदान की भारित प्रणाली यानी वेटेज प्रणाली का कौन समर्थन करता है, यानी भारित मतदान की बात कौन करता है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल करता है। यानी पढ़े लिखे व्यक्तियों को अधिक यानी एक से अधिक मतदान की मत देने के अधिकार देना चाहता है, तो इसी को हम वेटेज प्रणाली बोलते हैं, भारित मतदान प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 113 है, प्रतिनिधित्व के प्रभाव प्रतिक्रियावादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो प्रतिनिधित्व का जो प्रतिक्रियावादी सिद्धांत है वो हैमिल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 114, राजनीतिक दल को संरचना के संबंध में किसने समिति यानी कॉकस, ब्रांच, सेल और मिलिशिया के रूप में वर्गीकृत किया है, तो ये आपके मॉरिस डुवर्जर हैं, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 115, खोखली स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, तो खोखली स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादक जो है आपका जॉन स्टुअर्ट मिल है, ऐसा कहने वाले वेपर साहब हैं। क्वेश्चन नंबर 116, 20वीं शताब्दी के आरंभ में राजनीतिक समूह के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये आपके आर्थर ए बेंटले हैं, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से किसे एकात्मक राज्य नहीं कहा जा सकता है, किसे एकात्मक राज्य नहीं कहा जा सकता, यानी वो निम्न में से कौन सा संघात्मक राज्य है, तो आपका जो कनाडा है इसमें संघात्मक या इसको हम एकात्मक राज्य नहीं कह सकते, बाकी फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन ये सब एकात्मक राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 118 118, नौकरशाही और पूंजीवादी राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल निम्नांकित में से कौन समझ गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 119, विकास प्रशासन का मुख्य पंडित निम्नांकित में से किसे जाना चाहता है, यानी विकास प्रशासन का जो मुख्य प्रवक्ता है या प्रतिपादक है कौन सा है, तो वो है आपके फ्रेडरिक्स, ऑप्शन डी सही होगा। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 120 है, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य की सहायता करता है, तो ये आपका पारदर्शी प्रशासन, गुड गवर्नेंस, या ऑप्शन डी सही होगा, पारदर्शी प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 121, लीग ऑफ नेशंस का मौलिक सिद्धांत क्या था, तो लीग ऑफ नेशन जो है उसका मौलिक सिद्धांत क्या था, सामूहिक सुरक्षा यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी उसका मौलिक सिद्धांत था। क्वेश्चन नंबर 122 122, निम्नांकित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की सिफारिश की, तो ओम्बुड्समैन की स्थापना की सिफारिश करने वाले जो संस्था थे सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम। क्वेश्चन नंबर 123 है, एक्स और वाई के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी एक्स और वाई सिद्धांत के प्रतिपादित करने वाले कौन लोग थे, कौन से विचारक थे, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MC ग्रेगर मैकग्रेगर। क्वेश्चन नंबर 124 है, नूतन लोक प्रशासन की अवधारणा किसके साथ संबंधित है, यानी जो नवीन लोक प्रशासन है यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NPA या NPM किससे के साथ संबंधित है, तो आपका मीनोब्रुक सम्मेलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 125 और लास्ट क्वेश्चन है, ग्रेप वाइन का संबंध किससे है, तो आप सभी को पता है कि ग्रेप वाइन जो है अंगूर लता वो आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी अनौपचारिक संप्रेषण से संबंधित है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका ये PGT पॉलिटिकल साइंस या जो आपका सिविक्स है उसका प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जिसको हम लोग सॉल्व किए हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। लगातार प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं, आप चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। इससे पहले पॉलिटिकल साइंस के तमाम क्वेश्चन पेपर, PSS क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर और भी पॉलिटिकल साइंस का कंटेंट है, आप चाहें तो विजिट करके देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, फिर से एक बार रिक्वेस्ट है चलते चलते, जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।